हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर भवेश कुमार दादीज। आज हम डेप्थ हार्मोनिक ऑसिलेशन का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। हम लोग अभी तक देख चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, और इसमें हम थ्री केसेस स्टडी करेंगे। दैट इज डिपेंड्स अपॉन द values of beta square and omega naught square. If beta square is less than omega naught square, so this portion will be negative, and this condition is called under damping. और अगर बीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो उस केस में ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, और उस केस को हम लोग ओवर डैम्पिंग बोलते हैं। और अगर बीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल होता है तो उस कंडीशन को क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं। ओवर डैम्पिंग ऑसिलेटरी मोशन है, और अंडर डैम्पिंग ऑसिलेटरी मोशन है, ओवर डैम्पिंग नॉन ऑसिलेटरी, एंड क्रिटिकल डैम्पिंग नॉन ऑसिलेटरी मोशन है। अंडर डैम्पिंग को शुरू करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि बीटा स्क्वायर जो है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर से कम है, लेस देन है, तो बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर विल बी नेगेटिव। वी आर एज्यूमिंग a new angular frequency, that is omega 1, for the under damping. So beta square minus omega naught square is equals to minus omega 1 square. इसका रूट ओवर ले लेंगे, सो बिकॉज ये माइनस है तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, और ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, नाउ इक्वेशन 1 विल बी xt is equals to e to the power minus beta t a1 e to the power iota omega 1 t plus a2 e to the power minus iota omega 1 t। इस इक्वेशन में अगर हम सेट करते हैं a1 is equals to a by 2 e to the power iota theta and a2 is equals to a by 2 e to the power minus iota theta, simply we are putting the value of a1 and a2 in this equation. So हम लोगों को मिलता है e to the power minus beta t and so on. सिंपली यहाँ पे e का जो पावर्स अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स को ऐड कर लिया, एंड e to the power iota theta plus e to the power minus iota theta होता है cos theta। उस रिलेशन को यूज किया, एंड x t is equals to a e to the power minus beta t cos omega 1 t plus theta. So the constant a and theta are determined from the initial position and velocity of the oscillators. The important factor about this equation is that इसमें एक टर्म आ रही है, ये cos वाली टर्म जो है ये इसको ऑसिलेटरी मोशन बनाती है, और यहाँ पे जो इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो है ओमेगा 1। तो अगर टाइम पीरियड निकालना है तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा 1, और ओमेगा 1 का वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया था, दैट वाज द रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये जो टाइम पीरियड आया अंडर डैम्पिंग का, ये ज़्यादा है टाइम पीरियड ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर्स। ओमेगा नॉट इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, and this implies that the frequency of damped oscillations will be less than undamped oscillations. Undamped oscillation से damped oscillation की जो frequency है वो कम होगी, यहाँ से साफ साफ हमें पता लग सकता है। हाँ, अब आगे देखते हैं, ये जो रिलेशन है इसमें ये जो ब्रैकेट में हमने बंद किया है, इसको पूरे को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। मतलब अब जो एम्पलीट्यूड है वो ए ना हो करके ए टू द पावर ए इंटू ए टू द पावर माइनस बीटा टी है। इट मीन्स एम्पलीट्यूड इज द फंक्शन ऑफ टी, एंड इट इज continuously decreasing, gradually decreasing exponentially with time. Okay, and finally the oscillation dies out. अगर ग्राफिकली देखना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्प्रिंग धीरे 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 रुक जाएगी। सिमिलरली जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जाएगा। आप देख सकते हैं। हम लोग निकालते हैं मीन लाइफ टाइम ऑफ अंडर डैम्पिंग ऑसिलेशंस। मीन लाइफ टाइम क्या होता है? वो टाइम जिसमें एम्पलीट्यूड 1 बाई ई रह जाए इनिशियल वैल्यू का। सो 1 बाई ई ऑफ ए जब हो जाए, उस जितने टाइम में 1 बाई ई ऑफ ए
हो जाए उस टाइम को बोलते हैं मीन लाइफ टाइम, या टो एम से हम उसको डिनोट करते हैं। सो 1/e a इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस बीटा टो एम, बिकॉज दिस इज द एम्पलीट्यूड। हमने t की जगह बस यहाँ पे टो एम पुट कर दिया, a से a कैंसिल हो गया, 1/e इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बीटा टो एम इज इक्वल टू, अगर हम इसका log ले लेते हैं तो log बेस e नेचुरल लॉग 1/e इज इक्वल टू बीटा टो एम। तो यहाँ से बिकॉज ये 1 हो जाएगा, तो ये टो एम हो जाएगा 1/बीटा। सो मीन लाइफ टाइम जो है वो इन्वर्सली इक्वल होता है बीटा के, और बीटा यहाँ पे है डैम्पिंग कोफिशिएंट। अनदर इम्पोर्टेंट क्वांटिटी हम मेजर करते हैं दैट इज डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे जाते हैं। पहले डिक्रीमेंट को समझ लेते हैं। डिक्रीमेंट मेजर द रेट at which amplitude dies away. The ratio between the amplitude of the two successive maxima is the decrement of the oscillator. ये एम्पलीट्यूड है किसी भी अंडर डैम्पिंग ऑसिलेटर का, अगर एक टाइम पीरियड के बाद उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a e to the power माइनस बीटा t प्लस टी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अंदर e to the power माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिर्फ ये a to the power a से a कैंसिल हो जाएगा, e to the power माइनस बीटा t से e to the power माइनस बीटा t कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे e की पावर बीटा t। अब अगर इस e की पावर बीटा t का हम log ले लेते हैं, उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। सो दिस इज डिनोटेड एज डेल्टा log e to the power e to the power बीटा t, डेल्टा इज इक्वल टू बीटा t, बिकॉज e की पावर e है तो ये बीटा टी रह जाएगा। सो बी डेल्टा इज इक्वल टू बीटा टी, एंड t का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, दैट वाज 2π/√ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा 2π बीटा √ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है वो है आपका अनडैम्प्ड ऑसिलेटर का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड बीटा जो है आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट। वेलोसिटी ऑफ अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू, इक्वेशन आपके पास है dx/dt, करेंगे सिंपली डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, बीटा t का एक बार होगा, बीटा आगे आ जाएगा, दैट इज माइनस बीटा बिकॉज माइनस है, कोस का एज इट इज रहेगा, देन फिर हम e टू द पावर माइनस बीटा t को एज इट इज रखेंगे, एंड देन कोस ओमेगा 1t प्लस थीटा का करेंगे, ओमेगा 1 आगे आ जाएगा, कोस थीटा का होता है साइन थीटा इंटीग्रेशन, एंड ओमेगा 1t प्लस थीटा एज इट इज। सो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ गया, अगर हम यहाँ से e टू द पावर माइनस बीटा टी को बाहर निकाल देंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है आपके पास a e टू द पावर माइनस बीटा टी एंड सो ऑन। सो अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी या मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की बात करें, जब x इज इक्वल टू टी है एंड t इज इक्वल टू हम जीरो पे लेंगे, सो पोजीशन की जो इक्वेशन है अगर उसमें हम लोग x जीरो एंड t इज इक्वल टू जीरो पुट करें, so this xt will be 0 and t will be 0 and this t will be 0, so this will be 0, so remaining part is only cos theta, so cos theta will be equals to 0 and theta is equals to pi by 2. It means if we put the value of theta and t is equals to 0 in the above equation, in this equation we will get only v0, that is minus a omega 1. Okay, and we can find out the potential energy. Potential energy, we have the formula of half kx square. Potential energy is half k a e to the power minus beta t cos omega t plus theta का square. So ये आ गया आपका potential energy का formula, and similarly we can find out kinetic energy. Kinetic energy का formula होता है half mv square, v का वैल्यू हमने previous slide में निकाला था, as it is डाल देना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर टू द पावर माइनस 2 बीटा टी एंड सो ऑन दिस पार्ट। वी कैन फाइंड आउट टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा वो। देन इम्पोर्टेंट पार्ट है टोटल एवरेज एनर्जी। अगर हम इस टोटल एनर्जी का एवरेज लें तो वो आता है हाफ के स्क्वायर टू द पावर माइनस 2 बीटा टी, और हाफ के स्क्वायर को हम लोग अगर ई नोट बोलें, ई नोट है जो
टोटल एनर्जी ऑफ अनडेम्प्ड ऑसिलेशन। सो एवरेज एनर्जी आती है ई नॉट ई टू द पावर माइनस 2 बीटा टी। एक बात और यहाँ से गौर करने वाली है, जो एक्सेलरेशन होता है वो डिक्रीज करता है ई टू द पावर माइनस बीटा टी से, और जो ग्रेजुअली डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन है वो होता है ई टू द पावर माइनस बीटा टी से। लेकिन एनर्जी का जो डिक्रीज है, डिक्रीमेंट है, वो होता है ई टू द पावर माइनस 2 बीटा टी से। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट रखते हुए एक और टाइम जो है वो डिफाइन किया जाता है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, और इसको टो से डिफाइन करते हैं। ये मीन टाइम से अलग है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम और मीन टाइम थोड़ा सा डिफरेंस है। मीन टाइम डिफाइन किया जाता है एम्पलीट्यूड के लिए, एंड रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन किया जाता है एनर्जी के लिए। सो 1 by it is the time taken by damping oscillation by decaying of its energy 1 by e of its initial value। so initial value है e naught, उसका 1 by e कब हो जाएगा, e naught e to the power minus 2 बीटा tau। so इसको सॉल्व करेंगे एज इट इज जैसे मीन लाइफ टाइम को किया था, और यहाँ से हमारे पास निकल के आता है tau इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बीटा। सो tau इज इक्वल टू हो गया m अपॉन b, बिकॉज बीटा को हम लोगों ने b by m एज्यूम किया था, 2b by m एज्यूम किया था स्टार्टिंग में। नाउ डैम्प्ड ऑसिलेशंस हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने अंडर डैम्पिंग ऑसिलेशंस वाली स्टडी कर ली है। नाउ केस 2 हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज ओवर डैम्पिंग। इसको पढ़ते हैं। ओवर डैम्पिंग के लिए हम लोगों के पास कंडीशन है बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो बीटा स्क्वायर को अगर ओमेगा नॉट स्क्वायर से ग्रेटर मानेंगे तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और उसको हम लोग एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर। सो बिकॉज इट इज पॉजिटिव तो आयोटा नहीं आएगा, इस बार अल्फा अकेला आएगा, और वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में। जो बेस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, सो फाइनल इक्वेशन ये बन के आ जाएगी। सो ये जो इक्वेशन है इसमें कहीं पे भी कोस या साइन का टर्म नहीं आ रहा है, सबसे पहली बात। thus over damping is non-oscillatory, and depending upon the relative values of alpha, beta and a1 and a2 and the velocity, the oscillator comes back to the equilibrium position। और जो ऑसिलेटर है ओवर डैम्पिंग में तीन तरीके से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है। फर्स्ट, वो डायरेक्ट जीरो हो जाए। सेकंड, अटेंड मैक्सिमम देन कम्स टू जीरो, एंड इन थर्ड इट गोज टू मिनिमा इन नेगेटिव आल्सो एंड देन कम्स टू जीरो, बट इट इज नॉट ऑसिलेटिंग। ये ऑसिलेशन यहाँ पे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये ऑसिलेट कर रहा है, बिकॉज इसमें साइन एंड कॉस फंक्शन है ही नहीं। तो इस तरीके का जो ओवर डैम्पिंग का मोशन है उसको हम नॉन ऑसिलेटरी बोलते हैं। एंड इसका सिंपली एग्जांपल है जब कोई भी पेंडुलम हाईली विस्कस मीडियम में मूव करे, उस तरीके उस जब होगा तब ओवर डैम्पिंग ऑसिलेशंस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो केस था वो था क्रिटिकल डैम्पिंग का, और इसमें था बीटा स्क्वायर को ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल हम लोग अगर एज्यूम कर लें, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका जीरो। यहाँ पे जीरो अगर पुट कर देंगे so फाइनल इक्वेशन बनेगी एक्स टी इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस बीटा टी ए वन प्लस ए टू। सो एक्स टी विल बी सी, नया एक नया कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं सी ए टू द पावर बीटा टी। सो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो को फटाफट से एसिम्प्टोटली अचीव कर लेता है फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी है। critically damped oscillator approaches equilibrium position faster than other two cases। इसका एग्जांपल है springs of automobiles और the springs of deadbeat galvanometers। ऑटोमोबाइल्स के जो शॉकर्स होते हैं उसमें क्रिटिकल डैम्पिंग होती है। अगर हम देखना चाहें तीनों डैम्पिंग, जो ओवर डैम्पिंग है, अंडर डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग, उनको अगर हम एक साथ ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो जो फर्स्ट ग्राफ है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है अंडर डैम्पिंग को, इट्स अ oscillatory motion। second one is the over damping and third one is the critical damping। critical damping में oscillation सबसे जल्दी खत्म होते हैं, देन फिर over damping में होते हैं, और फिर अंडर डैम्पिंग में होते हैं। अगर इसको एक्सपेरिमेंटली समझना है तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। आइए देखिए, तीनों स्प्रिंग एक साथ स्टार्ट हुआ और अंडर डैम्पिंग वाला अभी भी ऑसिलेट कर रहा है, क्रिटिकल डैम्पिंग वाला रुक चुका है, एंड ओवर डैम्पिंग वाला थोड़ी देर बाद आके रुकता है। ये ऑसिलेशन आपके खत्म हो गए इस तरीके से।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोगों ने डैम्पिंग ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फोर्स ऑसिलेशंस पढ़ेंगे।